सोनिया उठ जाओ, आज तुम्हारा कॉलेज में एग्जाम है। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हें जल्दी उठा दूं। हे भगवान, भाभी मैंने आपसे कितनी बार बोला है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया करो। आँख खुलते ही आपका काला चेहरा देखने की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। अब हटो मेरी नजरों के सामने से। पर सोनिया, तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें सुबह जल्दी उठा दूं, क्योंकि आज तुम्हारा एग्जाम है और तुम्हें कॉलेज जल्दी जाना है। मैं तो बस वही कर रही थी जो तुमने कहा था। आवाज लगाकर भी तो उठा सकती थी ना, पर तुम तो चाहती ही हो कि मेरा दिन खराब हो जाए। जब से तुम अपना ये काला चेहरा लेकर मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी में अशांति आ गई है। सोनिया अपनी भाभी को भला बुरा सुनाकर वॉशरूम में चली जाती है और बेचारी काजल रोती हुई किचन में जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सभी खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं और शोभा हमेशा की तरह सुबह सुबह बिना किसी गलती के काजल पर गुस्सा होने लगती है। हे भगवान, इस कलूटी को इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। अरे कल भी तो तूने आलू के पराठे और लस्सी परोसे थे, आज कुछ नया नहीं बना सकती थी क्या? और जानती है ना तेरे ससुर को शुगर है और शुगर के मरीज आलू नहीं खा सकते। मारना चाहती है क्या मेरे पति को? माँ मैं देख रहा हूँ आप हमेशा से बेमतलब में काजल पर नाराज होती रहती हैं। क्या हुआ अगर उसने आज भी आलू के पराठे बना दिए तो? और मैंने ही कहा था उसे आलू के पराठे बनाने के लिए। और रही पापा की बात, तो पापा दवाई ले रहे हैं और पापा को इन पराठे से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनका खाना अलग से बनता है। अरे भाग्यवान, कभी तो बहू को बख्श दिया करो। उसे सुबह शाम खरी खोटी सुनाते सुनाते तुम्हारे मुंह में दर्द नहीं होता क्या? पता नहीं इस गरीब कलूटी ने कौन सा काला जादू करके आप दोनों को अपने जाल में फंसा रखा है। इसे कुछ भी बोलो तो सीधा आप दोनों के दिल पर लगती है। अरे इस तवे जैसी दिखने वाली कलूटी पर इतना प्यार लुटाना सही नहीं है। इसकी वजह से पूरे खानदान में हमारी बदनामी हो गई है। आप दोनों ने इस गरीब काली लड़की को इस घर की बहू बनाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है। अरे तुम्हारी बातें ही ऐसी होती हैं कि गूंगा भी बोल पड़े। पता नहीं बेचारी मेरी बहू कैसे सहती है तुम्हें। और रही काजल को इस घर की बहू बनाने की बात, तो मैंने जब पहली बार काजल को देखा था मुझे काजल तभी पसंद आ गई थी। और इंसान की पहचान उसके संस्कार से होती है, ना कि अमीरी गरीबी से और रंग से। हाँ हाँ, मैं तो बुरी ही हूँ इस घर में। जब से ये फकीर काली कलूटी इस घर में आई है तो मेरे घर की सुख शांति ही भंग हो गई है। कोसती हूँ मैं उस दिन को जिस दिन मेरे बेटे ने इस कलूटी को पसंद किया था। माँ सुबह सुबह रोना धोना बंद करो। आनंद जी, पापा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। मुझे बुरा नहीं लगता और माँ जी भी तो मेरी माँ जैसी हैं। अगर वो मुझे कुछ भला बुरा कह भी रही हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही बोल रही होंगी। आप सब प्लीज शांत हो जाइए। सुधर जाओ शोभा तुम, कहीं ऐसा ना हो कि सुधरने का मौका भी ना मिले तुम्हें। वैसे मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। बहुत जल्द गणेश चतुर्थी आ रही है तो मैंने सोचा है इस बार हम लोग भी अपने घर में बप्पा जी को लाएं। क्या हमारे घर में भी इस बार गणपति जी आएंगे? मैं तो बहुत खुश हूँ पापा। मुझे भी आपके और भैया के साथ गणपति जी की मूर्ति लेने के लिए जाना है। मैं तो बहुत एंजॉय करने वाली हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल शाम को मैं और पापा जा रहे हैं, तुम भी चलना। इस तरह अगले ही दिन आनंद को अपने पिता और बहन के साथ गणपति जी की मूर्ति का ऑर्डर देकर आ जाता है। और अगले दिन अरविंद और आनंद ढोल बाजे के साथ बप्पा जी को घर में लाते हैं। माँ, पंडित जी कहाँ हैं और पूजा का सारा काम हुआ या नहीं? अरे पंडित जी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। और मैंने बहू को कहा है प्रसाद और खाना बना दे, वो बना रही होगी। पर फिर भी मैं एक बार देख कर आती हूँ क्योंकि उस कलौटी के बस की कुछ नहीं है। गरीब घर से आई है, अच्छा खाने का क्या ही पता होगा उसे। माँ, आपको तो कल्लू भाभी को ये काम देना ही नहीं चाहिए था। क्या करूँ बेटा, अब आफत तो अपने गले लगाया है तो उसे झेलना ही पड़ेगा। इतना बोलकर शोभा काजल के पास जाती है जहां भूखी प्यासी काजल ने अकेले सभी के लिए प्रसाद बनाकर तैयार कर दिया था और अब वो खाना बना रही थी। कल मुही कामचोर, अब तक तुझसे खाना भी नहीं बना। अरे मेहमान घर में आकर बैठे हुए हैं। माँ जी, बस पूरियां बनानी रह गई हैं। मैं सोच रही थी पूजा खत्म होने के बाद पूरियां बना लूं। आखिर हमारे ही घर में तो बप्पा जी की स्थापना हो रही है और मैं तो इस घर की बहू हूँ, मेरा पूजा में होना जरूरी है। तो जैसी गरीब काली कलूटी को मैं पूजा में बैठने नहीं दूंगी। तूने ये सोच भी कैसे लिया? तू इस घर की बहू नहीं नौकरानी है, समझी? इसलिए चुपचाप से घर के सारे काम कर और खबरदार, काम खत्म होने के बाद तूने अन्न का एक दाना भी छुआ तो। और एक बात, आनंद या तेरे ससुर जी तुझे कितना भी बुलाए तो पूजा में नहीं बैठेगी। और हाँ, जब तक बप्पा जी घर में है तो भूखी रहेगी और जो मैं खाने को दूंगी वही खाएगी। शोभा काजल को धमकाकर नीचे पूजा में चली जाती है। पूरा परिवार एक साथ पूजा में बैठता है पर बेचारी काजल उस पूजा में शामिल नहीं होती।
कुछ देर बाद अकेली काजल घर आए सभी मेहमानों को प्रसाद देती है और सबको खाना खिलाती है। सबके खाने के बाद लास्ट में शोभा काजल को मेहमानों का झूठा खाने के लिए देती है। इसी तरह हर रोज काजल खाली पेट 100 लोगों के लिए खाना बनाती और सारे घर के काम खत्म करके बचा हुआ खाना खाकर सो जाती। ऐसे ही एक दिन सुबह गणपति के मंदिर को साफ करने के बाद मंदिर में खड़ी काजल सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक दिन के लिए आप हलवाई को रख लीजिए। रोज रोज इतने लोगों का खाना और वो भी खाली पेट अब मुझसे नहीं हो पा रहा। खाली पेट सारा काम करने के बाद सबसे आखिरी में ठूस कर भी तो तू ही खाती है और खुद को भूखी बोल रही है। तू दिखाना क्या चाहती है कि मैं तुझ पर अत्याचार कर रही हूँ? माँ जी, सबको खाना खिलाने के बाद खाना बचता ही कहाँ है, और आप तो मुझे मेहमानों का झूठा देती है खाने के लिए। देख रही हो माँ, इसको लौटी की जुबान कितनी चल रही है। ये भाई के सामने हमारी सच्चाई लाई, इससे पहले इसे इसकी औकात याद दिला दो। सोनिया इतना कह रही थी कि अचानक से काजल की तबीयत बिगड़ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जिसके बाद भी सोनिया और शोभा को उस पर दया नहीं आती और वो दोनों मिलकर उसके ऊपर पानी गिराती हैं। तब भी काजल होश में नहीं आती, जिसके बाद उसे होश में लाने के लिए दोनों माँ बेटी उसे डंडे से मारकर उठाने लगती हैं। उठकल मोही कहीं की, बहुत जुबान चलने लगी है ना तेरी। आज मैं तेरी जुबान ही खींच लूंगी। माँ ये बेहोश होने का नाटक कर रही है ताकि इसे काम न करना पड़े। माँ ये इतनी आसानी से नहीं उठेगी। इसके प्रेस से हाथ जला दो, फिर देखना आप कैसे ही अपने आप उठती है। और वैसे भी माँ, कल गणपति जी का विसर्जन है और अगर ये नहीं उठेगी तो काम कौन करेगा? अरे सोनिया बेटा, काम तो कल हम इसकी लाश से भी करवाएंगे, और अभी तो ये जिंदा है। इतना बोलकर शोभा उसे एक बार फिर डंडे से मारने लगती है, पर तभी अचानक से उसका हाथ रुक जाता है और वो चाहकर भी काजल को मार नहीं पाती। और कुछ ही देर बाद गणपति जी की मूर्ति से एक तेज रोशनी निकलती है और साक्षात गणेश जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तुमने मेरे भक्त पर बहुत अत्याचार कर लिया, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। मेरे होते हुए मेरा कोई भी भक्त दुखी नहीं रह सकता। हे गणपति जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम तो बस इसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। शोभा, झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है, पर तुमने वो सीमा भी पार कर दी। तुम दोनों को तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। इस तरह गणेश भगवान काजल के शरीर के सारी चोट गायब कर देते हैं और उसे होश में लाते हैं। अब काजल बिल्कुल स्वस्थ थी, तो वहीं दूसरी ओर सजा के तौर पर गणेश जी शोभा और सोनिया की आवाज उनसे छीन लेते हैं। वो बोलने की कोशिश करती है पर उनकी आवाज नहीं निकलती। अपनी सास और नंद की ऐसी हालत देख काजल गणेश जी से कहती है, हे प्रभु, उनको उनके किए की इतनी बड़ी सजा मत दो। ये दोनों जैसी भी हैं, है तो मेरे अपने ही। इन्हें माफ कर दो प्रभु, प्लीज। काजल, इन दोनों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुम इनके लिए मुझसे प्रार्थना कर रही हो। देख रही हो तुम दोनों, तुम जिस काली लड़की के रंग और गरीबी से नफरत करती थी, आज वही तुम्हें बचाना चाहती है। और काजल, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। इतना बोलकर गणेश जी सोनिया और शोभा को ठीक कर देते हैं और खुद वहां से गायब हो जाते हैं, जिसके बाद सोनिया और शोभा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों हाथ जोड़कर काजल के सामने खड़े हो जाते हैं और अगले दिन पूरा परिवार एक साथ मिलकर गणपति जी का विसर्जन करते हैं। आशा करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे क्या आपको पता है गणपति जी की फेवरेट मिठाई कौन सी है? कमेंट में जरूर बताइएगा।